द केरला स्टोरी को लेकर लगातार मेरे वीडियोस पर, मेरे पोस्टों पर कमेंट आ रही थी कि विनय भाई, द केरला स्टोरी के बारे में जरा आप रिसर्च कर अपनी बात, अपना जो विचार है उस पर रखिएगा। मैं जब तक किसी विषय पे पूरा अध्ययन न कर लूँ, मुझे तथ्यों के साथ पूरा विश्वास न हो जाए, तब तक मैं किसी विषय पर अपनी राय नहीं रखता, ना मैं सोशल मीडिया पे उसके बारे में चर्चा करता हूँ। शुरुआती दौर में मुझे जब लग रहा था कि ये एक प्रोपोगेंडा मूवी है, इसको लेकर केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों में और उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि मूवी मुसलमानों के विरोध में बनाई हुई प्रोपोगेंडा के हिसाब से दिखाई जा रही है, तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। शायद यही कारण है कि उनके द्वारा इस पिक्चरों को हिट कराने के लिए अपने घर गिरवी रख के अपने जो घर के सोने चांदी है उसे बेचकर लोगों को थिएटर ले जाकर पिक्चर दिखाया जा रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूं। आप चाहे अपना घर बेचे, चाहे किडनी बेचे, इनडायरेक्टली उस पिक्चर के जो प्रोड्यूसर है, उस पिक्चर के जो किरदार हैं, उनको अगर आर्थिक तौर पर फायदा होता है, जैसे द कश्मीरी फाइल्स के समय हुआ था, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप कटोरा हाथ में लेकर सड़क पर आ जाओ, लेकिन पिक्चर हिट कराओ, मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज मैं बात करूंगा द केरला स्टोरी के ऊपर, जो कि विषय है इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में, जिसमें दिखाया गया है कि भारत की 32,000 से ज्यादा, 30,000 से ज्यादा जो केरला की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उसे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त कराने का एक षड्यंत्र पिछले कितने ही सालों से केरला में चल रहा है। इसी के आधार पर यह मूवी बनाई गई है। मेरी रिसर्च ये कहती है कि इस मूवी का जो आधार है केवल मुसलमानों से नफरत पैदा करना, मुसलमानों का जो इमेज है वो देश के सामने खराब करना, और ख़ास तौर पर भारत का सबसे एक खूबसूरत राज्य जिसे भगवान का देश कहा जाता है, उसकी छवि को धूमिल करने के लिए ये पूरा प्रोपोगेंडा एक पिक्चर के माध्यम से आप लोगों तक परोसा जा रहा है। इस पूरी कहानी को हकीकत में एकदम गहराई से जानने के लिए आपको इस पिक्चर की कहानी को जानना बेहद ज़रूरी है। पिक्चर की कहानी ये कहती है कि एक लड़की जिसका नाम शालिनी है, शालिनी उन्नीकृष्णन, a Hindu from Kerala, वो नर्सिंग के कोर्स के लिए अपने घर से दूर, केरला से दूर, एक दूसरे केरला के जिले में पढ़ने के लिए जाती है। उसे एक गर्ल्स हॉस्टल मिलता है जिसमें उसके साथ 3 और लड़कियां रहती हैं। इन 3 लड़कियों में से 2 कैथलिक होती हैं और एक मुसलमान होती है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। हंसी खुशी के दौर के बाद वो षड्यंत्रकारी दौर उसमें दिखाया जाता है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो, और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। जो महिला मुस्लिम बच्ची थी, जो इन 3 बच्चियों के साथ रहती थी, लड़कियों के साथ रहती थी, वो धीरे धीरे इनका ब्रेन वॉश करती है। वो अपने मुस्लिम दोस्तों को इनके साथ दोस्ती कराती है, उन्हें घुमाने ले जाती है, उनके साथ इंटीमेट होती है, फिजिकल रिलेशन तैयार कराती है। ये सारा षड्यंत्र का हिस्सा इस पिक्चर में दिखाया गया है। बाद में ये दिखाया गया है कि जो शालिनी नाम की जो किरदार, इस मुख्य किरदार जो निभाया है इस पिक्चर में, वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उस पर दबाव बनाया जाता है कि जिस मुस्लिम लड़के से वो प्रेग्नेंट हुई है, उसको अगर अपने बच्चे को और अपने धर्म को बचाना है तो उसे इस्लाम कबूल करना होगा। इस्लाम कबूल करने के बाद भी वो लड़का भाग जाता है। उसके बाद उसकी शादी किसी दूसरे मुस्लिम लड़के से करा दी जाती है, और जिहाद के नाम पर पहले उसे श्रीलंका, बाद में पाकिस्तान के जरिए सीरिया भेजने की पूरी तैयारी की जाती है। ये पूरी यात्रा का जो एक विवरण है इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसमें सबसे बड़ा जो भाग है उसमें यह दिखाया गया है कि जो मुस्लिम लड़की जो हॉस्टल में रहती है, जो अपने 3 दोस्तों को ब्रेन वॉश करने का काम करती है, उसने लगातार ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होना स्वाभाविक है। उदाहरण के तौर पर उसने एक पिक्चर के दौरान एक डायलॉग उसमें रखा गया है जिसमें भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक बातें की गई हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीहा को लेकर भी बहुत आपत्तिजनक बातें उसमें रखी गई है। उसमें ये दिखाया गया है कि प्रभु महादेव हो चाहे यीशु मसीह हो, ये अल्लाह से बहुत नीचे हैं, एक्चुअली ये भगवान ही नहीं है। इस तरह का प्रोपोगेंडा इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? I think Shiva is a big god. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बदतमीजी है
हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। इस सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये सारा जो प्रोपोगेंडा है, ये जो कहानी है, ये मुसलमानों के उस नफरती चेहरे को दिखाने की कोशिश करता है जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। इस पिक्चर में मुसलमानों के किरदारों को इस तरह से दिखाया गया है कि उनके पैदा होने से लेकर उनके मरने तक केवल एक काम रहता है कि देश में, विश्व में आतंकवाद फैलाना, और इस आतंकवाद फैलाने के लिए वो अपनी कौम की महिलाएं और अपने बच्चों के बदले दूसरे धर्मों के बच्चे और महिलाओं का इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं। इसके लिए वो भरपूर पैसा भी खर्चा करते हैं। इस तरह का प्रोपोगेंडा इस पूरी पिक्चरों में दिखाया गया है। लेकिन इस पिक्चर का सबसे जो असली खेला है वो केवल और केवल राजनीतिक तौर पर दिखाई देता है। इस पिक्चर में पहले दावा किया जा रहा था कि 30,000 से ज़्यादा महिलाएं केवल केरल से गायब हुई हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जब मैंने सर्च किया, आप चाहे तो ध्रुव राठी की वीडियो में ये चीज़ देख सकते हैं, उसमें भी ये तथ्य रखे गए। मैंने भी गूगल किया तो मुझे ये पता चला, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से करीबन 42,000 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जो कि अलग अलग देशों से चुनकर सीरिया और ISIS जाकर उन्होंने ज्वाइन किया। भारत का आंकड़ा जब मैंने उसमें सर्च किया तो करीबन 200 के आसपास उसमें दिखाई दिया। मतलब ये टोटल 200 का आंकड़ा जो यूनाइटेड नेशन ने, अमेरिकी रिसर्च एजेंसी और बहुत सारी आर्मी एजेंसी जिन्होंने ISIS के साथ लड़ाइयाँ की, उसका डेटा जमा किया, उनके आधार पर ये गूगल पे उपलब्ध डेटा है जो कि ऑथेंटिक डेटा है गवर्नमेंट का। इस वेबसाइट के हिसाब से वहाँ पर यह दिखाया गया है कि 40 से 42 हज़ार के आसपास आतंकवादी बनाए गए जो कि दूसरे देशों से थे, और ये 80 देशों का मिलकर आंकड़ा है। लेकिन भारत के नाम पर केवल 200 अधिकतम केसेस हैं, जिसमें से उन लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ISIS का प्रचार किया या उसका समर्थन किया। ये 200 लोगों में से केवल 6 लोग केरला के पाए गए हैं। इस केरला में भी 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। जो 3 महिलाएं हैं उसमें से भी 2 क्रिश्चियन हैं और 1 हिंदू लड़की है जिसने अपने मर्जी से उससे शादी करके, या एक तरह से कहें उसका ब्रेन वॉश कर उसे कन्वर्ट कराया गया और बाद में सीरिया ISIS तक पहुंचाया गया। ये कहा तो जाता है कि ये बहुत ट्रू कहानी पर स्थिर है, ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। पिक्चर के अंत में एक सेशन है, जब पूरी फिल्म खत्म हो जाती है तो इसके अंत में एक्चुअल जो पीड़ित 3 लोग हैं, जिसमें 2 कैथोलिक हैं, क्रिश्चियन लड़कियां हैं और एक हिंदू लड़की है, जिसमें से एक जो क्रिश्चियन लड़की है जिसकी मौत हो जाती है सुसाइड करने की वजह से, ऐसा पिक्चर में दिखाया गया है। उस लड़की के असली माँ का किरदार जो है, असली माँ जो है, उसका इंटरव्यू दिखाया गया है। उस इंटरव्यू में एक टाइटल हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलाया गया था, सब टाइटल्स उसमें लिखे हुए थे। वो तमिल या तेलुगु में बात कर रही थी, वो उसके बाद जो टाइटल चलाए जा रहे थे उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि इस पीड़ित बच्ची को ना केंद्र सरकार से ना किसी सरकार से कोई मदद मिली, वो आज भी इंसाफ के लिए लड़ रही है। दूसरा, जिस बच्ची का इसमें जिक्र किया गया है, जिसका ISIS से संबंध होने के बाद जाके ये पूरी पिक्चर बनाई गई, जो अदा शर्मा करके एक्ट्रेस है जिसका मुख्य किरदार निभा रही हैं, उसकी माता ने भी इस पिक्चर के लिए अपना इंटरव्यू देने से मना कर दिया। तो ये चीज़ें
पिक्चर के अंदर आप जब लास्ट सीन देखेंगे तो उसमें बाकायदा उनके फोटोग्राफ्स के साथ दिखाया हुआ है। कहीं ना कहीं ये प्रोपोगेंडा केवल 2 से 3 औरतों का था, लेकिन इसे 30,000 के आसपास बना दिया गया है। अब आते हैं असली बड़े मुद्दे पर। मान लेते हैं कि ये पिक्चर जो है 30,000 हिंदू लड़कियों के कन्वर्ट होकर आतंकवादी संगठन ISIS से जुड़ा होने का सही भी मान लेते हैं, जैसा इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसे मान रहे हैं। अब बात आती है कि पिछले 10 सालों में अगर ये 30,000 बच्चियां केवल केरला से निकलकर इतने बड़े ISIS आतंकवादी संगठन, जो कि विश्व का सबसे कुख्यात आतंकवादी संगठन है, जो कि अपने ही मुस्लिम समुदाय के अल-कायदा और बाकी जो आतंकी संगठन है उसका भी सफाया करता है, तालिबान को भी मारता है, जो अपने मुसलमान भाइयों का सगा नहीं हुआ, वो आतंकवादी संगठन हमारे 30,000 हिंदू बहनों का आर्थिक, सामाजिक और यौन शोषण अपने सैनिकों के लिए वहाँ पर व्यवस्था कराया है। इसमें किसका फेलियर है? पिछले 10 सालों में केंद्र में किसकी सरकार है? मैं आप ही के दावे को मान के चलता हूं कि यह सत्य घटना पे है, जबकि हकीकत यह है दस्तावेजों पर और बाकी रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये केवल 3 महिलाओं का विषय है। ये 3 महिलाएं, जिसमें से 2 क्रिश्चियन और 1 हिंदू हैं, जो कि बाद में ISIS ज्वाइन करती हैं। एक लड़की मर जाती है, दूसरे बाकी लोग वहां पे ज्वाइन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का IT सेल, तमाम उनके नेता, खुद प्रधानमंत्री जब चुनावी भाषण में इस पिक्चर का जिक्र करते हैं और ये बताते हैं कि ये बहुत बड़ा आतंकी षड्यंत्र इस पूरे देश में केरला से चलाया जा रहा है, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल उसी प्रधानमंत्री से है कि क्या ये आपके इंटेलिजेंसी की फेलियर नहीं है? क्या आपकी ये विदेशी नीतियों की, आपकी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और देश की बाहरी सुरक्षा के लिए आपका ये फेलियर नहीं है? कहाँ है हमारे चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह जी? कहाँ है हमारे देश के अजीत डोभाल जैसे सुपर हीरो? कहाँ है हमारे देश का वो यशस्वी प्रधानमंत्री जो ये कहता था कि 1 इंच ज़मीन हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे 1 सर के बदले 10 सर लेके आएंगे? उस इतने यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अजीत डोभाल जैसे नेतृत्व के रहते हुए पिछले 10 सालों में अगर 30,000 बच्चियां केरला से गई हैं, जैसा दावा खुद भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उनके नेता कर रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और अजीत डोभाल क्या सो रहे थे? क्या ये उनकी सरकार का फेलियर नहीं है? पिछले 10 सालों में केंद्र में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल जी संभाले हुए हैं मोर्चा, और इस 10 सालों में अगर ये 30,000 बच्चियां केरला से निकाल कर ISIS तक, सीरिया और उसके बॉर्डर क्षेत्रों तक पहुंचा दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे गुप्तचर सर्विसेज, हमारी पुलिस सर्विसेज, हमारी आर्मी सर्विसेज पे सवाल नहीं उठता है? आप विश्व के सामने ये क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है? हमारी सरकार जो कि अपने आप को विश्व गुरु बनाने, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के सपने देख रही है, वो अपने एक छोटे से राज्य केरला की 30,000 बच्चियों की आबरू नहीं बचा पाया? ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इसे पैदा करने वाला भी हमारा खुद का प्रधानमंत्री ही है। मैं तो पूछना चाहता हूँ तमाम मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, ये 30,000 बच्चियाँ अगर देश से बाहर गई हैं तो वो किसकी नाकामी है? ये 30,000 बच्चियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? एयरपोर्ट सर्विसेज, इंटेलिजेंस, IB, रॉ, हमारा होम मिनिस्ट्री किसके पास है? ये अगर नाकामी है, क्योंकि केरला सिर्फ एक एयरपोर्ट बना सकता है, उसे ऑपरेशनल सेंटर एजेंसीज करती हैं। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना, सस्पेक्टिव्स को पकड़ना, ये सारा हमारी रॉ, IB और सेंट्रल एजेंसीज का काम है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सेंट्रल एजेंसीज की फेलियर है। मुझे शर्म आती है कि आप लोग अपने ही देश की सेंट्रल एजेंसीज, उनके जो काम करने वाले, जो हमारे योद्धा हैं, हमारे जो वीर सैनिक हैं, उनके कार्य क्षमता पर आप सवाल उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये दिखाना चाहते हैं कि एक केरला से 30,000 बच्चियां बाहर के आतंकी संगठनों में जाके जुड़ जाती है और हमारी सरकार इतनी नाकामी और नल्ली है, निकम्मी है कि उसे रोक तक नहीं पाई, और इसे हम बड़े गर्व के साथ चुनाव प्रचारों में प्रचर्चित कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से, क्या आपको नहीं लगता सर ये हमारे लिए बहुत शर्म का विषय है, न कि गर्व करने का? आप केवल राजनीतिक वोटों के लिए हिंदू मुसलमान कर अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहीं ना कहीं विश्व पटल पर हमारे भारत को नीचा नहीं दिखा रहे हैं? किस मुंह से आप ये कहते हैं कि 30,000 लड़कियां हमारे देश से आतंकवादी संगठन ISIS में चली गई, वो भी हिंदू? और आप सो रहे थे जब ये लड़कियां बाहर जा रही थी।
अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है आपकी वो चाणक्य नीति? अजीत डोभाल जैसे सुपर कॉप से मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई आपकी वो सारी ताकत, आपका दिमाग, आपकी वो एकदम सुपर कंप्यूटर वाला षड्यंत्र कि आप अपने ही देश के 30,000 हिंदू बच्चियों को नहीं बचा पाए? आपके पास, इस भारत सरकार के पास दो रास्ते हैं। या तो वो कबूल करे कि इनकी जो भारत की जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जैसा चाणक्य और अजीत डोभाल जैसा सुपर कॉप इस देश में होने के बावजूद अगर 30,000 लड़कियां बाहर जाकर आतंकवादी संगठन ज्वाइन कर लेती हैं, वो भी सनातनी हिंदू, तो केंद्र सरकार को ये मानना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में उनकी जो सरकार है वो नाकाम रही है, निकम्मी रही है, अपने हिंदू सनातनी बच्चों की इज्जतें नहीं बचा पाई। वो सनातनी बच्ची जो केरला से निकल कर ISIS के कम से कम सैकड़ों सैनिकों के हवस का शिकार बन रही हैं। ये सवाल नहीं पूछ सकते आप अपने प्रधानमंत्री से? आखिर ये हकीकत को आप मंचों से बयां कर रहे हैं तो इसे कबूल करिए कि आपकी सरकार की फेलियर है, या तो आप ये कबूल करिए ये पिक्चर में जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो केवल फिल्म के प्रमोशन कर कर, हिंदुओं की भावनाओं से खेलकर, एक इमोशनल गेम खेलकर केवल पैसे कमाना है। हमें कोई आपत्ति नहीं। दोनों ही कंडीशन में आप जो भी है उसे घोषित करिए। 30,000 बच्चियां अगर हकीकत है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल जैसे सुपर कॉप इस देश के ऊपर कलंक और फेलियर हैं। अगर इस प्रधानमंत्री, इतना मजबूत प्रधानमंत्री होने के बावजूद पिछले 10 सालों में अगर 30,000 सनातनी बच्चियां वहां पर रेप की जा रही हैं, 15-15, 20-20 वहां पर ISIS के जो गुंडे हैं, आतंकवादी अगर हमारी सनातनी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनके शरीरों को नोच रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और अजीत डोभाल को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये हमारे सरकार के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। लेकिन अगर ये बात गलत है तो सरकार को ये बताना चाहिए कि जो फिल्म है केवल प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, ये केवल पैसे कमाने का एक टैक्टिक्स है, एक तरीका है, जिसकी वजह से केवल एक हिंदू लोगों को, भावनाओं को इमोशनल खेल कर उन्हें थिएटर तक ले आना और उनको दिखाना कि देखो हमारी सनातनी बच्चियों का बलात्कार किया जा रहा है। 18-18, 20-20 लोग एक महिला के साथ बलात्कार कर रहे हैं। इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस पिक्चर में बताया गया है कि किस तरह से वहाँ पर सिर्फ यौन शोषण के लिए गुलाम बनाया जाता है भारतीय लड़कियों को। 3 लड़कियों के असली चरित्र से बना ये पिक्चर 30,000 भारतीय सनातनी बच्चियों के साथ जोड़कर कहीं न कहीं हमारे भारतीय सनातनी महिलाओं का अपमान नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ ये देश की सरकारों से, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है आपके पास कि इस तरह की चीज़ों को आप समर्थन करते हैं जिसमें आपके सरकार का, आपके देश का सर झुक जाता है? कुछ करोड़ रुपए कमाने के लिए आखिर आप किस हद तक गिरेंगे? पिक्चर को करोड़ों का फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को वोटों का फायदा होगा। इस पूरी पिक्चर में हिंदू मुसलमान की वो गंदी षड्यंत्र दिखाई गई है जो वास्तविकता में जमीनी हकीकत पर कहीं है ही नहीं। जिस लव जिहाद के आंकड़े की बात करता है, मैं आपको कहता हूं गूगल कर लीजिएगा। होम मिनिस्ट्री ने 2020 में बताया था कि भारत के अंदर 2020 तक कोई भी सिंगल लव जिहाद का मामला दर्ज नहीं हुआ। जिस लव जिहाद को लेकर तमाम हिंदू संगठन रोज सड़कों पर नंगा नाच करते हैं, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मुख से इसकी बात करते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री से इसके रिकॉर्ड्स मांगे जाएं, लोकसभा के अंदर गृह मंत्री ने ये चीज़ लिखित तौर पर दिया है कि हमारे देश के अंदर 2020 तक एक भी लव जिहाद का मामला नहीं हुआ। ISIS के मामले पर जो डेटा मांगा गया तो उसमें यूनाइटेड नेशन ने अपने अधिकृत वेबसाइट पर, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, उस पर जाकर उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत के अंदर 2022 तक केवल 200 मामले पकड़े गए, जिसमें कि ISIS के प्रमोट करने के लेकर, उनके लिए पोस्ट करना, उनके समर्थन करने वाले लोगों का जिक्र है। इसमें महिलाओं की संख्या बहुत लोवेस्ट है। केरला में केवल 3 लोगों की बात आती है, जिसमें से 2 कैथलिक हैं और एक हिंदू लड़की है। उसकी वीडियो, जिन 3 लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से एक लड़की की वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसमें आप जाकर फातिमा नाम से उसे सर्च कर सकते हैं। उसकी वीडियोस आपको वहाँ पर दिखेगी, जिसके ऊपर ये केरला स्टोरी बनाई गई है। वो खुद कह रही है कि मुझे यहाँ आकर, मतलब ISIS ज्वाइन करके या चीज़ें कर कर उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश है। बताइए, केवल पिक्चर को हिट कराने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, सारा चीज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक कौन है? ये जो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे कोई संगठन हो, ये लोग अपने खर्चों पर ले जाकर हिंदू बेटियों को पिक्चरें दिखा दे रहे हैं।
उनके दिमागों में ये चीज़ डाला जा रहा है कि आपकी जो सहेली है वो दरअसल एक षड्यंत्र आतंकवादी संगठन का हिस्सा है, जो आपका ब्रेन वॉश कर रही है, अपने मुसलमान दोस्तों से आपको मिला रही है, उसके जरिए आपको प्रेग्नेंट किया जाएगा, फिर आतंकवादी संगठन से जोड़कर आपको सीरिया भेज दिया जाएगा, जाकर वहाँ पर आप उन ISIS सैनिकों की यौन शोषण या फिर उनकी हवस की भूख मिटाने वाली एक गुड़िया बन के रह जाएंगी, एक गुलाम बन के रह जाएंगी। ये डर, एक माहौल आपके दिलों में, खासतौर पे हिंदू बच्चियों के अंदर ये डाला जा रहा है कि जो मुसलमान लड़कियां आपके साथ पढ़ती हैं उसका कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन से संबंध है, जो कि आपका शिकार करने के लिए केवल आपसे दोस्ती कर रही है। ये उस हम भारत की बात कर रहे हैं जहां पे 2023 में दूसरे देश मंगल ग्रह पर एक बस्ती बसाने की काम कर रहे हैं। मंगल ग्रह पे पूरा का पूरा एक शहर बसाने का प्रयास किया जा रहा है। उस दौर में हम लोग अपने देश के अंदर ये दिखा रहे हैं कि भारत का जो सबसे अभिन्न हिस्सा है केरला, वो कितना बदनाम और कितनी गंदी चीज़ें अपने राज्य में कर रहा है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही कि किस तरह से मुसलमान समुदाय हमारे देश के लिए खतरा है। ये हम उस सेकुलर भारत, उस धर्मनिरपेक्ष भारत, उस पंथ निरपेक्ष भारत की खूबसूरत तस्वीर विश्व के सामने दिखा रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, चाणक्य गृह मंत्री और सुपर कॉप अजीत डोभाल के होते हुए भारत से 30,000 लड़कियां ISIS ज्वाइन कर लेती हैं और हमारी सरकारें सोती रह जाती हैं। एयरपोर्ट से वो जहाज़ पकड़ के निकल जाती हैं, लेकिन हमारी सरकार उसे पकड़ नहीं पाती है। इतना बड़ा षड्यंत्र पिछले 10 सालों से चल रहा है, लेकिन केवल 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इसमें हुई है। कुल 200 लोगों के ऊपर इसमें जानकारी इकट्ठा कर पाई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता कि हमारी सरकार सही में एक्चुअल अगर देखा जाए तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये चुनाव में कबूल किया कि केरला स्टोरी नाम की पिक्चर आई है जो कि वहाँ पे षड्यंत्र चल रहा है, उसको उजागर करता है, तो कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में आप खुद उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी फेलियर है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। मैं बताना चाहता हूं देश को कि अपनी ये जो नाकामी, अपनी जो उपलब्धियां हैं, अपनी जो फेलियरिटी है, इन्होंने सोशल, पूरे सामाजिक तौर पर एक खुले मंच से आप तमाम लोगों तक पहुंचाया है। मेरा काम केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको वो हकीकत रूबरू कराना था कि ये 30,000 की बात अगर सच है तो भारत सरकार की नाकामी, उसकी असफलता, ये भी एक उतना ही बड़ा सच है। अगर ये 3 लोगों की महिलाओं के ऊपर बना हुआ पिक्चर है तो ये एक बहुत बड़े प्रोपोगेंडा और केवल पैसे कमाना, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाकर, सनातनियों को इमोशनल खेल कर केवल पैसे कमाने का एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एक जरिया जैसा बन चुका है। ये आप खुद तय करिए, मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आप अपने आप ये सोचिए कि 30,000 लड़की एक देश से गायब हो जाती है, उस देश का प्रधानमंत्री, उस देश का गृह मंत्री, उस देश का रक्षा मंत्री, उस देश का सबसे बड़ा सुपर कॉप क्या सो रहा था? ये सवाल का जवाब अपने मन में टटोलिए। मेरा काम था इस पूरी पिक्चर को लेकर, वो छुपा षड्यंत्र को, इस पूरे प्लानिंग को लेकर आपको रूबरू कराना। असली हकीकत सरकार और इस मूवी से कनेक्शन क्या है उसको आप तक पहुंचाना, बाकी आप खुद तय करिए। वीडियो में ये जो तथ्य बताए गए हैं ये सारे के सारे गूगल पे अवेलेबल हैं। बिना तथ्यों के विनय दुबे एक शब्द नहीं कहता। आप चाहें तो खुद गूगल करें, फिर इस पर विश्वास करें। मेरे हिसाब से अगर आप पूछें, केरला स्टोरी जो है ये मूवी मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का असफलता का जीता जागता स्मारक है। ये वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करें और हर भारतीय तक ये पहुंचाएं और ये सवाल पूछें अपने देश के सरकारों से कि अगर 30,000 लड़कियां सही में गायब हुई हैं तो हमारी सरकारें सोई क्यों थी? कहीं ना कहीं ये हमारी केंद्र सरकार और खुद नरेंद्र मोदी जी हमेशा और अजीत डोभाल के कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाता? क्या ये उनकी असफलता का जीता जागता स्मारक नहीं है? ये सवाल पूछिए।
वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।